हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा से इस चैनल पे आए। तो हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज़ रिटन द बुक पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी। जो पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज़ है बुक है, ये किसने लिखी, इसका ऑथर कौन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है टी शेनन, बी है ऑप्शन सेकंड है एस सी दुबे, थर्ड ऑप्शन है मॉरिस अपलर और फोर्थ ऑप्शन है एरिक वुल्फ। तो जो पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज़ है जो बुक है वो लिखी गई थी 1971 में। ठीक है, इस बुक का जो ऑथर है वो है टी शेनियन। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो जो राइट आंसर है जो इसका वो है ऑप्शन फर्स्ट टी शेनियन। इन्होंने जो बुक लिखी थी टी शेनियन इसमें पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज़ ये लिखी थी 1971 में। इसमें क्या किया था टी शेनियन ने कि 5 मेन एस्पेक्ट्स थे जो पीजेंट्स लाइफ के, उनको कवर करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। तो 5 कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे। सोशल स्ट्रक्चर्स, जो पीजेंट्स का सोशल स्ट्रक्चर्स था उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टडी की। फिर उसके बाद सेकंड था जो लोकल एंड ग्लोबल इकॉनमी। थर्ड है पॉलिसीज़ टूवर्ड पीजेंट्स, जो पॉलिसीज़ बनी है पीजेंट्स के रिगार्डिंग उसके ऊपर स्टडी की, उनको जानने की कोशिश की। और क्लास एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, क्लास एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है जो उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की है पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज़ में। तो ये सबसे स्टार्टिंग बुक है, इससे पहले एथेंटिकेशंस या एक सिस्टमेटिकली स्टडीज़ नहीं हुई थी। और जब भी कोई रिसर्च करता है या पीजेंट्स के रिगार्डिंग तो वो सबसे पहले इस बुक को एक बार एनालाइज करता है, इस बुक को एक बार पढ़ता है, क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मिल जाती है जिससे उनको आगे हेल्प होती है। तो बेसिक है जो स्टार्टिंग पीजेंट्स के ऊपर जो सबसे पहले बुक लिखी गई थी, सबसे एथेंटिकेशन तो वो ये थी पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज़। गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो एंड तक देखिए। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 152, द 73rd अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट रिजर्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनमें से कौन सी कैटेगरीज है जिनको 73rd अमेंडमेंट के बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिली, जो 73rd अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो ऑप्शन फर्स्ट है एस सीज़ एंड एस टीज़, सेकेंड ऑप्शन है वुमेंस, थर्ड है बोथ एस सी और एस टी प्लस वुमेंस और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। गाइस, जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें बहुत सारी जो रिजर्वेशंस दी गई वो किसको उसके बेसिस किन किन को दिया गया, वो दिए एस सी एस टीज़ और वुमेंस को। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। तो इसमें इससे पहले स्टडीज़ वगैरह हुई हैं और लेकिन अब जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें कुछ कमेटीज़ बनी, उन्होंने इनको स्टडी किया, कुछ जो भी इनको इनकी डिटेल्स वगैरह क्राइटेरिया वगैरह कौन कौन से बेसिस पे कैसे कैसे देने, तो वो 73rd अमेंडमेंट के बाद ही एस सी और एस टीज़ प्लस वुमेंस को जो रिजर्वेशन है वो मिली। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 153, हु इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट even for understanding change in Indian society study of its tradition is essential। इनमें से किसका ओपिनियन है कि अगर इंडियन की सोसाइटी को स्टडी करना है तो वो इसके ट्रेडिशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंडियन जो सोसाइटीज़ है उसको अगर जानना है, स्टडी करनी है उसके बारे में या कुछ भी उसके कोई भी एस्पेक्ट्स के बारे में जानना है तो इसकी जो ट्रेडिशंस है, इसके जो रीति रिवाज हैं, कल्चर्स है, कस्टम्स है, ये सारा जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी करना चाहे, जो भी स्टडी करनी है, किसी ने अंडरस्टैंड करना है। तो ऑप्शन है फर्स्ट इरावती कर्वे, सेकंड ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है एन.के. बोस और फोर्थ ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी। तो जो इनमें से जिन्होंने ये ओपिनियन, जिन्होंने ये कहा था वो कहा था डीपी मुखर्जी ने कि अगर इंडिया को या इंडियन कल्चर को अंडरस्टैंड करना, समझना है तो उसके लिए इंडियन ट्रेडिशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड डीपी मुखर्जी।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन नंबर 154, विच वन इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो, उसमें कौन सा जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक इंडिकेटर नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट होता क्या है वो समझना ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो, वो सबसे पहले एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था महबूब अल हक। गाइज़ मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, अच्छे से पॉसिबल नहीं है, हम नहीं लिख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड ना करें। तो महबूब हक था जो, उन्होंने ये सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बनाया था। उसके बाद उसको यूज़ किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो इसमें क्या रहता है कि स्टैटिकल कंपोजिशन बनाते हैं ये, किसके बेस पे कोई भी कंट्री वो डेवलप कब मानी जाती है, उसके जब वहाँ पे उनका जो लाइफस्टाइल है और उसका लाइफ स्पेन है, जो उनका डेथ रेट और बर्थ रेट एक नॉर्मल रहता है, उसका एजुकेशन सिस्टम और ग्रोथ, नेशनल इनकम, जो उनकी नेशनल इनकम है, अगर ये तीनों पार्ट, अगर ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो हाई रहेंगे किसी भी कंट्री का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये दिया था किसने, सबसे पहले दिया था ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं जिनका नाम था महबूब अल हक। ठीक है, तो ये बाद में इसको जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से उन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया और उसको अप्लाई किया स्टडीज़ करने के लिए कंट्रीज़ को, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है। तो जो इसमें 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं जो हाई रहते हैं, जिसमें अच्छी इम्प्रूवमेंट रहती है, वो लाइफ स्पेन हो गया, एजुकेशनल सेक्टर जो कंट्री का अगर अच्छा होगा, हाई होगा, उसके बाद जो उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा बोलते हैं उसको, तो ये तीनों जो हैं ये अगर हाई होंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ दैट कंट्री इज़ मच बेटर देन अदर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है जो इसमें नहीं आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी हाई रहती है, एजुकेशनल और नेशनल पर कैपिटल, ये तीनों जो चीज़ें हैं उसमें हाई रहती हैं। तो जो इंडिकेटर इसमें नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो वो है 4, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन का उसमें डिस्कस नहीं किया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155, विच वन इज़ ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसमें क्या रहता है कि जो कंट्री वाइज रहते हैं उसको हम वर्ल्ड सिस्टम एनालाइज भी बोलते हैं और वर्ल्ड सिस्टम पेरिस्पेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ कंट्रीज़ है जिसको हम जो सेंटर में आती है उसको हम कोर बोलते हैं, जो डेवलप होती हैं टोटल, वहाँ पे लाइफस्टाइल, उसके बाद सेक्टर्स जो है, इनकम सेक्टर्स हैं, वो सभी हाई रहते हैं, बहुत ही डेवलप रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोर। ये स्टेट वाइज या कंट्री वाइज नहीं होती, बहुत सारी कंट्रीज़ मिल के उसको जो डेवलप्स रहती है उनको हम कोर बोलते हैं। उसके जो बाद में उसके अराउंड साइड में आते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी पेरिफेरी, जो थोड़ी सी उससे कोर कंट्रीज़ हैं जो उससे अंडर डेवलप रहती है, अभी डेवलपिंग हो रही होती है। तो उसके बाद जो थर्ड वाली आती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरी कंट्रीज़। तो ये क्या रहता है कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है जो ये ज़्यादा डिपेंड रहती है, ये सभी यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोर सिस्टम में जाने के लिए। तो ये भी डिपेंड रहती है, सेमी पेरिफेरी भी डिपेंड रहती है कोर पे, और यहाँ से लेबर वगैरह जो भी है, जो भी वर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कोर कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे अच्छे से अर्न इनकम सोर्स भी बनता है। और ये माइक्रो लेवल पे नहीं रहती, ये मैक्रो लेवल पे बहुत बड़े मतलब छोटी छोटी चीज़ों का नहीं, बहुत बड़ी कंट्रीज़ वगैरह को लेके ही ये देखा जाता है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी भी बोलते हैं, और इसमें एक कोई नेशन रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है कि
जो रीजनल ट्रांसमिशन रहती है लेबर्स की, डिवीजन ऑफ लेबर की, वो ज़्यादा फ्लो करती है कोर सिस्टम में। तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो दिया था वेलेस्टन ने। जो इन्होंने ये थ्योरी जो है इन्होंने डेवलप की थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, यहाँ पे क्या रहता है, कोर, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कोर रहती है कंट्रीज़ जो बिल्कुल डेवलप रहती हैं, उसके बाद सेमी फेरिफेरी और थर्ड है फेरिफेरी। तो जो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड क्लास सोसाइटी, जो थर्ड ऑप्शन है, ये इसमें फल नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, वर्ल्ड क्लास सोसाइटी, इसमें नहीं आती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 156। डेवलपमेंट रेफर टू प्रोसेस ऑफ, जो डेवलपमेंट होती है वो उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस रहता है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी है जो, उसमें बहुत सारी इंक्रीज़ होती है, बहुत सारी चेंजिंग आती है और पॉजिटिव चेंज रहती है। राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा रहता है वहाँ पे। उसके बाद लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो बीमारियाँ वगैरह उस पर ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, और जो चाइल्ड डेथ रेट है और जो ओल्ड एज में जिनकी डेथ हो जाती है उसमें थोड़ा कंट्रोल रहता है, बेटर देन अंडर डेवलप कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंसेप्ट के बारे में। तो जो ये तीनों कंसेप्ट हैं ये डेवलपमेंट में जो उस प्रोसेस में ये अंडर आते हैं। तो ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें ये सभी तीन चीज़ें आती हैं। गाइस वीडियो लंबी हो सकती है तो थोड़ा प्लीज़ बादर कर लीजिए इस चीज़ को थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 157 है, विच वन इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। जो इंडिया की माइग्रेशन रहती है वो सबसे ज़्यादा किस में रहती है, कहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है रूरल टू अर्बन, सेकंड है अर्बन टू रूरल, थर्ड ऑप्शन है अर्बन रूरल, और फोर्थ है रूरल टू रूरल। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो माइग्रेशन होती है इंडिया में वो रहती है रूरल टू अर्बन, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रूरल टू रूरल। ये है इसका राइट आंसर। देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारी बार ये गलती हो जाती है, और बाकी आप देख लीजिए, लेकिन ये रूरल टू रूरल इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 है, माल्थुजियन चेक इज़ अदरवाइज नोन एज। जो माल्थुजियन चेक है जो, इसको हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिव चेक, सेकंड है पॉजिटिव चेक, थर्ड है बियॉन्ड फैमिली प्लानिंग, और फोर्थ है डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबसे पहले ये देखिए कि माल्थुजियन चेक होता क्या। माल्थुजियन ने ये कंसेप्ट दिया था, जो एक एस्से लिखा था जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है इन 1798 में। तो इन्होंने ये एक एस्से लिखा था इसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हो रही है, लाइक मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे, और जो फूड है, जो फूड की ग्रोथ हो रही है वो एक प्लस के हिसाब से हो रही है, मतलब ऐड किया जा रहा है। तो इसको जो किया था कि इसको हम बैलेंस करने के लिए प्रिवेंटिव चेक, कुछ जो सिनेरियोज थे उसने ये बताया कि मैरिज डिले करें, जिसकी वजह से जो चाइल्ड बेयरिंग है जो वो थोड़ी सी डिले हो जाए और पॉपुलेशन में जो है बैलेंस बनाया जा सके। तो उसको हम प्रिवेंटिव चेक बोलते थे। और पॉजिटिव चेक क्या बोला कि विच लीड टू प्री मैच्योर डेथ सच एज डिजीज़, और उसके बाद वार। ये जो 2-3 इन्होंने बताए थे, इसको हम बोलते हैं इसका माल्थुजियन कैटास्ट्रोफ। तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, पॉजिटिव चेक। ठीक है, पॉजिटिव चेक है जो उसका दूसरा नाम है माल्थुजियन चेक का। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 159। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वुमेन्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया। जो बुक है हिस्ट्री ऑफ डूइंग, इसका जो ऑथर है
वो कौन है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है राधा कुमार, सेकंड है करिया कपाड़िया, थर्ड ऑप्शन है मधु किशोर और फोर्थ है मैरी जॉन। तो जो बुक है ये हिस्ट्री ऑफ डूइंग, ये लिखी थी राधा कुमार ने। इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि राधा कुमार ने जो हिस्ट्री ऑफ डूइंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें वुमेन के इश्यूज़ को लेके उन्होंने ब्रिटिश टाइम में कैसा था और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो वुमेन का रोल और वुमेन का जो स्ट्रगल है उसके बारे में लिखने की कोशिश की। उन्होंने सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो राइज़ किए वो किया वुमेन्स की सती, चाइल्ड मैरिज का किया, डोमेस्टिक का किया, री मैरिज, गर्ल एजुकेशन, रेप, डॉरी, हेल्थ इन्वायरमेंट्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो इन जो लेडीज़ का या वुमेन्स के बारे में लिखा उन्होंने कवर करने की कोशिश की और सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने इश्यूज़ को राइज़ किया। और उन्होंने बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट थे उनके अगेंस्ट, वुमेन्स के अगेंस्ट, उनको भी काउंटर करने की कोशिश की। जैसे कि मोमेंट ऑफ वुमेन जो है वो अननेसेसरी था, उनका जवाब भी दिया उन्होंने, बहुत सारे काउंटर करने की कोशिश की और उसको सही बताने की कोशिश की। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, राधा कुमार, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ डूइंग लिखा था, बुक लिखी थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160, अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के 3 जो लेवल हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है सिंपल, कम्प्लेक्स एंड मल्टीपल, सेकंड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, थर्ड है हायर, मीडियम एंड लो, और फोर्थ है इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल। तो जो एम एन श्रीनिवास है इन्होंने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को एक सेम लेवल पे लेके इन्होंने सेम लेवल पे बात की, लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन है उसका इम्पैक्ट बताया कि वेस्टर्न की वजह से ड्यूरिंग 150 ईयर से जो ब्रिटिश का जो इम्पैक्ट है वो उसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन आया इंडिया में और बहुत सारी चेंजिंग आई पॉजिटिव वे में। तो जो संस्कृताइजेशन था वो उन्होंने हिरार्किकल जो कास्ट रहती है वो उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, इमिटेट करने की कोशिश की, जो अपने से ऊपर वाली जो हायर कास्ट के रिचुअल्स फॉलो करने के लिए बताया। तो जो भी लोअर कास्ट है वो अपने से हाई कास्ट है जो उनके रिचुअल्स और उनके बहुत सारे जो तौर तरीके कस्टम्स है उनको कॉपी किया और अपने चेंज करने की कोशिश की। लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन है वो एक सोसाइटी से, क्लास से निकल के कंट्री के बेसिस पे उन्होंने इसके लिए बोला। और जो वेस्टर्नाइजेशन है उसका जो प्रोसेस था वो 3 लेवल में था। तो वो कौन कौन सा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, जो है वो वेस्टर्नाइजेशन के लेवल्स थे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 161, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। जो रूरल गुजरात, अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात थी, उनका ऑथर कौन था। तो फर्स्ट है ए एम शाह, सेकंड है के एम कपाड़िया, थर्ड है आई पी देसाई और फोर ऑप्शन है जी एस गुर्रे। तो जो अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात है जो वो लिखी थी आई पी देसाई ने। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, आई पी देसाई। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देर तक देखने के लिए। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। तब तक अपने आप को सेफ रखिए और खुश रहिए।